हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। और इसकी बात करने के पीछे जो हमारा मकसद है वो है कि आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है कि इंडिया की ग्रेट अचीवमेंट है, जो हमने 5 साल पहले अपने बायोफ्यूल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो न्यूज़ में जो हमारे पास जो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है कि इंडिया हैज़ ऑफिशियली अचीव्ड इट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन पेट्रोल E20 बाय एथेनॉल सप्लाई ईयर। सॉरी, यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका क्या होएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई ईयर ESY 2025-26 में हमने अचीव कर लिया है जो टारगेट हमने 2030 के लिए सेट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 30% है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो 2030 तक हमें अचीव करना है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसमें हम देखते हैं आगे भी क्या होता है कि फीचर्स में भी इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो आगे हम चलते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जो की डिटेल्स हैं वो क्या है, E20 टारगेट मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 20% इन पेट्रोल बाय 2025-26 एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। यानी कि ये हमारा टारगेट है E20 टारगेट। ये तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय E20 टारगेट इन एथेनॉल इन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फ्यूचर गोल हमारा क्या होएगा कि 30%, जो 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो हमारा कब तक अचीव करने का है, वो 2030 तक का है। अब प्रीवियस हमने सक्सेस क्या लिया कि 2018 में जब हमारी पॉलिसी बनी उस टाइम पे हमारा टारगेट था कि हम 10% ब्लेंडिंग मिक्सचर है उसको हम 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो वो हमने क्या करा, 10% हमने 2022 तक कंप्लीट कर लिया। और जो हमारी अमेंडमेंट हुई 2018 की ओरिजिनल पॉलिसी में, वो क्या हुई कि हमारी 2018 में ओरिजिनल आई और 2022 में, क्योंकि हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया। मतलब जो 10% वाला टारगेट है उसको हमने अचीव कर लिया और उसी को हमने अमेंड करके 2022 में एक नया टारगेट सेट कर दिया, जो कि इसका टाइमिंग क्या लिखी हमने 2025 और 26, जिसको हमने एट प्रेजेंट हमने इसको क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। जिस टारगेट को हमने 2025 में अचीव करा उसको हमने किसके लिए रेडी करा था, 2030 में कंप्लीट होना था। और लेकिन हमने 2025-26 के एथेनॉल ईयर है उसमें कंप्लीट करके एक नए टारगेट को सेट कर दिया है 2030 के लिए। अब हम कहते हैं कि हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, एक तो हमारी जो एनर्जी की जो फ़ॉरेन के ऊपर डिपेंडेंसी थी, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी थी, उसको रिड्यूस करना। दूसरा एनवायरमेंटल बेनिफिट, कार्बन एमिशन इससे कम होएगा। तीसरा एग्रीकल्चरल सपोर्ट, यानी कि एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो एग्रो या एनिमल हस्बेंड्री से ही मतलब अपने इनकम को सिक्योर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स की डेली रूटीन की इनकम के लिए, यानी कि डेली बेसिस इनकम को इंश्योर कर पाएंगे। वेस्ट यूटिलाइजेशन, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है और सरप्लस फूड है उस राइस वगैरह का या शुगर केन वगैरह का, तो उसको हम यहाँ पे एफिशिएंटली यूटिलाइज करके एथेनॉल में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होएगी। और अगर हम कहें तो मेनली जो इफ़ेक्ट इसका होएगा वो रूरल इकोनॉमी पे होएगा। और उससे क्या होगा, क्योंकि फार्मर्स को ये डायरेक्ट है वो हिट करती है फार्मर्स को, क्योंकि यहाँ के जो रॉ मटेरियल जो हमारा वो एग्रीकल्चर वेस्ट से आ रहा है, यानी कि राइस से के वेस्ट से आ रहा है, फूड ग्रेन के सरप्लस से आ रहा है, या फिर हमारा शुगर केन के सरप्लस से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो मेन जो रीज़न थे कि हमने क्यों इसके बारे में सोचा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में एथेनॉल की जो जर्नी है उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़े। एक तो क्या रहा है कि हमारे पास वाटर क्राइसिस रहते ही हैं। जो 4 स्टेट हैं, कौन कौन से वाली 4 स्टेट हमारे पास हैं, एक तो लगा लीजिए कि जो हमारे पास यूपी है और पंजाब है और हरियाणा है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र को लगा लीजिए। तो ये 4 स्टेट हैं जो हमारे एथेनॉल प्रोड्यूसर हैं।
ठीक है। लीड रोल में जो है एथेनॉल प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे राइस होता है, शुगर केन होता है, तो इसलिए ये लीड रोल में है। सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है वो यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अच्छा रोल प्ले करती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है तो वो इन 4 स्टेट्स में होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन पे डिपेंडेंसी हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है वो रहती है, और यहाँ पे वाटर क्राइसिस का भी एक इश्यू बना रहता है। तो वाटर इंटेंसिव प्रोडक्शन है तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। फूड सिक्योरिटी कंसर्न, फूड सिक्योरिटी कंसर्न में अगर हम बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी कंसर्न में क्या आता है कि जो बफर स्टॉक की हमें नीड होती है, बफर स्टॉक की जो हमें नीड होती है उसको हम कैसे मतलब इंश्योर करते हैं, वो जो फूड सरप्लस होता है उसको हम बफर स्टॉक में रखते हैं, और फिर हम उनको उसको क्या करते हैं, पुअर वो नीडी पीपल्स को हम प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ही चीप रेट पे। या कुछ एक स्कीम्स जो गवर्नमेंट की ऐसी हैं, अंत्योदय योजना वगैरह, जिसमें आप जीरो कॉस्ट के लेवल के या फिर आप बहुत ही नए के बराबर कीमत लेके वहाँ पे लोगों तक आप खाना पहुँचाते हैं। तो फूड सिक्योरिटी में जैसे मिड डे मील वगैरह है, तो उसके लिए आप क्या मुहैया करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप खाना प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फूड सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाता है। अगर हम फूड सरप्लस है, लोग अगर एथेनॉल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, एथेनॉल प्रोड्यूसर यूनिट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे हमारी फूड सिक्योरिटी की कंसर्न है वो इंक्रीज हो सकती है। प्रोडक्शन बोटलनेक्स एंड लॉजिस्टिक्स, इनकी एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लंबी है, और टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए उसमें, और एक वो कॉस्टली है। दूसरा लॉजिस्टिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो वाली, तो हमें वो भी फेस करनी पड़ती है कि ट्रांसपोर्टेशन अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं है जितना कि हमें मतलब फेस करना पड़ा। एट प्रेजेंट हमारे लॉजिस्टिक्स की जो रैंकिंग है वो भी सुधरी है, लेकिन उस टाइम पे हमने फेस करी 2018 और यहाँ पे 2025 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो ये हमने प्रॉब्लम फेस करी। व्हीकल कंपेटेबिलिटी इश्यूज़, यानी कि पहले जो 10% बेस्ड जो हमारा टारगेट था 2018 में जो हमने रखा था कि 10% एथेनॉल इन पेट्रोल जो है वो हमारा टारगेट था, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो व्हीकल्स हैं वो सेटअप स्टार्ट हो गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हो गई, लेकिन सारे के सारे व्हीकल्स को एकदम से उसमें कन्वर्ट करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रही। प्राइस इंस्टेबिलिटी, ये हमारा कॉमन सा इशू है, रहता ही है कि जो प्राइसेस का फ्लक्चुएशंस हैं वो हर मॉडल को है वो इफ़ेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल और वेस्ट इशू, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वाटर इशू, वेस्ट वाटर इशू, वेस्ट वाटर को अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो एनवायरनमेंट को लॉस होएगा। तो ये एक दूसरे को उससे मतलब वेस्ट वाटर को अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से रिसाइकलिंग नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे, तो वह आपको एनवायरनमेंट को हजर्ड करेगा ही करेगा। तो ये भी इशू हमने फेस करना देखा। तो हैवी रिलायंस ऑन सब्सिडीज़, ये एक इतनी बड़ी यूनिट है कि मतलब आप सच पूछिए तो बेसिकली कोई भी नया स्टार्टअप होता है तो इंडिया में क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट उसको इनिशिएटिव देने के लिए सब्सिडी देती है, और इतना हैवी बर्डन एक यूनिट को, एथेनॉल प्रोड्यूसर जो यूनिट होती है उसके ऊपर हो जाता है, तो वो सारे का सारा नहीं तो लगा लीजिए मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो सब्सिडी से ही कवर किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है, जो आगे चल के हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है उसको इंक्रीज़ कर देती है, और सब्सिडीज़ का बर्डन हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू है उससे पूरा किया जाता है। तो इस तरह से ये चैलेंजेबल रहता है। तो अब हम इसमें कहेंगे कि आप नेट के फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और लगा लीजिए कि जो भी आपके एनवायरनमेंट जिस जिस भी सब्जेक्ट में आता है उस सब के लिए, और फर्स्ट पेपर में तो हर किसी के लिए आता है, और इकोनॉमिक्स का एक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक ये आपका बन जाता है, और एनवायरनमेंट जहाँ कहीं से भी करंट अफेयर, जहाँ पे करंट अफेयर का टॉपिक है ही है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एक में ही दे सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये क्वेश्चन आपको एक दे देंगे कि कौन सी वाला चैलेंज नहीं है, तो ये आप आराम से देखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये इसमें आपका क्या कहते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं कि हमने क्यों एथेनॉल ब्लेंडिंग को मतलब एज ए नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स में अडॉप्ट करा, क्यों करा। तो ये आपके 4 रीज़न हैं, जो रिटर्न में भी अगर आप चाहें यहाँ से उठा सकते हैं और एज इट इज़ आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिटर्न में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन 8 या 10 नंबर तक का यहाँ से प्रिपेयर हो सकता है, इसमें थोड़ा एडिटिंग करें तो। बाकी बेसिकली यही चीज़ें आपकी रहती हैं।
कि क्यों हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो रखा, क्यों हमने ये चाहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसके पीछे ये भी है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा बच जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। उसके बाद हमारी की डिटेल्स हैं कि यहाँ से एक एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन रहा है। आप देखेंगे एक एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन रहा है। E20 टारगेट ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। E20 टारगेट है वो क्या रहा है, कौन से ईयर तक हमें कंप्लीट करना है, फ्यूचर में हमने जो गोल सेट करा है वो क्या है, कौन से ईयर तक कंप्लीट करना है, प्रीवियस में हम क्या हमारी जो अचीवमेंट्स रही हैं वो क्या हैं, और जो नेशनल बायोफ्यूल जो पॉलिसी है वो हमारी क्या रही है, और उसके बारे में क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। इस तरह से भी स्टेटमेंट बेस्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, अच्छे से आपने कंटेंट को देख लिया है और न्यूज़ में है तो बनता है कि नेक्स्ट टाइम आपके नेट के पेपर में भी, दिसंबर के नेट के पेपर में भी डाल दिया जाए। एचटेट या किसी भी सेट का पेपर आता है, किसी भी स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है, रीट वगैरह आता है, तो उसमें भी सब में ये क्वेश्चन आपका आराम से बनता है और बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दिया गया है कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो घबराइएगा नहीं, आराम से आपका ये बन जाएगा। थैंक यू।